Welcome to Easy Engineering. हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एसेंशियल फीचर्स ऑफ क्रॉनिक पेनी मॉडल के बारे में। तो हमने पहले वाला वीडियो में जो देखा था केपी मॉडल का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, उसके अंदर हमारा इक्वेशन था पी साइन अल्फ़ा ए बाई अल्फ़ा ए प्लस कॉस अल्फ़ा ए इक्वल्स टू कॉस के। जिसको ये जानना है कि ये मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है कहाँ से आया, तो इससे पहला वाला वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर हमने मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखा था कि क्रॉनिक पेनी मॉडल का। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली अब हमें एसेंशियल फीचर्स ऑफ क्रॉनिक पेनी मॉडल की फीचर्स क्या आते हैं अब क्रॉनिक पेनी मॉडल। तो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट से ये हमारा इक्वेशन तो आ गया पी साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा ए प्लस कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू कॉस के। तो इसके अंदर हम पहले क्या करते हैं कि जब हमारा पी टेंडिंग टू ज़ीरो होगा, दैट इज़ एम वी नॉट बी ए डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वायर, इसे हम क्या कह देते हैं एक्सटेंट ऑफ बाइंडिंग ऑफ पार्टिकल। तो ये हमारा पूरा ज़ीरो होगा। इसका मतलब होता है कि व्हेन वी नॉट बी, ये हमारा क्या हो जाता था कि स्ट्रेंथ ऑफ द बैरियर इज वीक, दैट इज बी टेंस टू जीरो, आइदर बैरियर इज थिन और वी ओ इज स्मॉल। तो जब हमारा ये वाला फैक्टर पी टेंस टू जीरो होगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, कॉस अल्फा ए इज इक्वल्स टू कॉस के। तो इसके अंदर ये कॉस अल्फा इक्वल्स टू कॉस ए अल्फा ए के, तो अल्फा इक्वल्स टू के। अब हमें पता है कि अल्फा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर होता है 2m डिवाइडेड बाय एच कट स्क्वायर। तो इम्प्लाइज जो हमारा के स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 2m एच कट स्क्वायर। और अब हम वैल्यू डाल देंगे, जैसे कि हमने यहाँ देखा है अल्फ़ा के था, तो अल्फ़ा की जगह हम के पुट करें तो के स्क्वायर ये आ गया। अब जो हम ई है, ई को हम लिखेंगे एच कट स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, तो ई आ गया। अब हमें ये पता है कि जो एच कट इंटू के होता है, स्मॉल पी हमारा होता है मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, और जो एनर्जी होता है वो होता है पी स्क्वायर बाय 2m। तो एच के हम ये लिखेंगे पी स्क्वायर बाय 2m, तो एनर्जी जो हमारी निकल जाएगी पी स्क्वायर बाय 2m, और ये एनर्जी होती है एक फ्री पार्टिकल की। तो जो हमारा केस होता है 1, जिसकी अब हम पी टेंस टू ज़ीरो होता है, तो ये किसका केस होता है, ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये आप इसके अंदर ये समझ सकते हैं कंडक्शन का, जैसे कि मेटल्स के अंदर हम कहते हैं कि ये गुड कंडक्टर्स होते हैं क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसका रीज़न अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी वजह से आपको पता है कंडक्शन होती है। तो मेटल्स के अंदर ऐसा ही होता है। तो ये वाला केस आपका आ गया कंडक्टर्स के केस का। अब हम इसके बाद देखते हैं, मतलब कंडक्शन का केस हमने देख लिया क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं, कंडक्शन में हेल्प करेंगे। अब जब हम सेकेंड देखेंगे इसका केस, तो इसके अंदर क्या है, नाउ वी प्लॉट अबव इक्वेशन फॉर पी। अब पहले तो हमने क्या लिया, पी टेंस टू ज़ीरो। अब हम पी की कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं। तो अब हमने पी की जैसे कि वैल्यू ले ली 3π/2। तो जो हमारा इक्वेशन था पी साइन अल्फा बाई अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इक्वल्स टू कॉस के ए, इसके अंदर जब हम पी की वैल्यू डालेंगे 3π/2, तो जो हमारा आंसर आएगा, मतलब सिंस हमें यह पता है कि कॉस के कैन ओनली टेक वैल्यूज बिटवीन +-1, मतलब आपको मैं यहाँ समझाता हूँ। अगर यहाँ मैंने पी की वैल्यू 3π/2 डाली, तो जो मेरा LHS साइड का रिजल्ट होगा वो +-1 के बियॉन्ड चला जाएगा। और कॉस के की आपको पता है कि वैल्यूज -1 से +1 तक ही लाई करती है। तो जो LHS है वो RHS के इक्वल नहीं होगा जब हमारा पी का वैल्यू 3π/2 होगा। तो यही मैंने आपको यहाँ बता रखा है कि जो बट पी साइन अल्फा बाई अल्फा प्लस कॉस अल्फा कैन टेक वैल्यूज बियॉन्ड ये लेगा, और कॉस के सिर्फ +-1 की वैल्यूज ले सकता है। तो जब हम ये कर्व बनाएंगे पी साइन अल्फा बाई अल्फा प्लस कॉस अल्फा वर्सेस अल्फा ए का, तब देखते हैं क्या कर्व बनता है हमारा और उससे हमें क्या इंटरप्रिटेशन होता है। तो जब हम कर्व बनाएंगे, आप यहाँ देख सकते हैं पी साइन अल्फा ए बाई अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए, और अल्फा हमारा एक्स एक्सिस पे और ये वाई एक्सिस पे। तो अब ये जो हमारा कर्व होगा ये कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ आप देख सकते हैं ये ऐसा कर्व बनेगा। तो पहले आप सिर्फ यही देखिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बस आप वैसे वैसे देखते जाना। सबसे पहले ये कुछ ऐसा कर्व बनेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऊपर है, फिर ये है, और यहाँ पे भी ये थोड़ा सा नीचे है, मतलब ये और ये आप देखें कि ये थोड़ा ऊपर है, ये थोड़ा नीचे है। ठीक है, ये एक नॉर्मल कर्व आ गया। अब आपको बस एक ये याद ही रखना कि ये कैसा एक कर्व आएगा। अब इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, अब आपको वो ध्यान रखना है।
तो जब आप यहाँ पर ये लिखेंगे ये -1 है, ये +1 है, तो मतलब हमें ये पता है कि जो हमारा इक्वेशन था पी साइन अल्फा ए बाय अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए, वो क्या था हमारा, इज इक्वल्स टू कॉस के ए। ये हमारा कॉस के ए के इक्वल था, और कॉस के ए की जो वैल्यूज़ थी वो +-1 लाई करेंगी। तो जो हमारा ये जो कर्व है इतना सा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इस कर्व जब कर्व जो यहाँ पर है इसकी वैल्यूज़ हमारी +-1 के बीच में, मतलब ये वाला जो पार्ट है इतने से रीजन के लिए ही सेटिस्फाई कर रहा है LHS इक्वल टू RHS की कंडीशन। मतलब जो ये कर्व हमारा बन रहा है वो इतने से इतने रीजन के लिए +-1 के बीच में वैल्यूज़ दे रहा है जो सेटिस्फाइड है। सो LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो जब हम ऐसे इसको जब जैसे कि ये वाला पॉइंट ऐसे एक्सटेंड करेंगे और ये वाला पॉइंट ऐसे एक्सटेंड करेंगे और इसको जब हम शेड करेंगे तो ये हमारा अलाउड बैंड बनेगा। अलाउड बैंड मतलब जब हमारी इक्वेशन थी जो हमने ये देखा यहाँ पर पी साइन अल्फा बाय अल्फा प्लस कॉस अल्फा कॉस के LHS इक्वल टू RHS, मतलब ये कर्व की वैल्यूज हमारी लाई करिए +-1, ये भी +-1, मतलब ये जो हमारा बैंड फॉर्म होगा ये होगा अलाउड बैंड। अब आपको ये ध्यान रखना है इस कर्व के अंदर ये अलाउड बैंड फॉर्म होगा। अब जो हमारा ये रीजन है यहाँ तो कर्व है ही नहीं, मतलब कर्व है ये हमारा कर्व जो है ये -1 के इधर है, तो जो ये पूरा रीजन होगा आप देख सकते हैं कि ये जो रीजन होगा ये वाला रीजन, ये वाला रीजन जो भी मतलब शेडेड नहीं है ये सारा मेरा फॉरबिडन बैंड होगा। यहाँ आप देख सकते हैं फॉरबिडन बैंड फॉरबिडन बैंड फॉरबिडन बैंड, ये सारा का सारा फॉरबिडन बैंड होगा, और जो शेडेड है ये हमारा अलाउड बैंड होगा। तो अलाउड बैंड और फॉरबिडन बैंड का कंसेप्ट आपको अब पता लग गया है, ठीक है। आप बस इसे कर्व को ध्यान रखना। इसके बाद आप अलाउड बैंड और फॉरबिडन बैंड का कंसेप्ट भी आपको पता लग गया जब हम पी की वैल्यू 3π/2 कहते हैं, ठीक है। अब एक बात आपको और ये बतानी है कि जो हमारा ये फर्स्ट बैंड बनता है ना इसे हम कहते हैं वैलेंस बैंड, और जो सेकंड बैंड बनता है इसे हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्लास 12 फिजिक्स के अंदर आपने ये पढ़ा भी होगा, तो इन्हें यही कहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं इसको थोड़ा और समझते हैं। द बाउंड्रीज ऑफ अलाउड बैंड्स आर एट वैल्यूज +-1, ये तो पता ही है कि कॉस के की वैल्यू +-1 के बीच में ही लाई करेगी, मतलब के की जो वैल्यू होगी वो +-n π कॉस इनवर्स 1, तो +-n π के की वैल्यू +-n π पर लाई करेगी और के की वैल्यू +-n π/a पर लाई करेगी। तो हमने के का वैल्यू निकाल लिया कि वो लाई करेगी +-n π/a में। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉल्ड जोन बाउंड्रीज और ब्रिलियन जोन्स। ब्रिलियन जोन्स की मैं एक सेपरेट एक वीडियो होगी जिसके अंदर आपको अच्छे से मैं और समझाऊंगा, पर अभी आप बस इतना ही याद रखें। इसे हम कहते हैं अलाउड जोन बाउंड्रीज। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये तो हमने देख लिया कि के की वैल्यू कैसे लाई करेगी। अब ऑन इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ अल्फा है, जब हम अल्फा ए की, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वैल्यू जब मैं बढ़ा रहा हूँ तो जो पी साइन अल्फा ए बाय अल्फा ये डिक्रीज हो रहा है। आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पर ये थोड़ा सा ऊपर है या नीचे है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा था। तो इससे क्या होता है, सो विड्थ ऑफ अलाउड बैंड्स, तो ये जो विड्थ है ना अलाउड बैंड्स की, ये विड्थ है ये इंक्रीज होगी, मतलब जैसे कि यहाँ थोड़ी कम है यहाँ थोड़ी ज़्यादा है, फिर यहाँ और भी ज़्यादा होगी। हेंस मतलब अलाउड बैंड्स की अगर हमारा विड्थ इंक्रीज हो रहा है तो जो फॉरबिडन बैंड होगा उसका विड्थ डिक्रीज होगा। मतलब अगर ये थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पर विड्थ, यहाँ थोड़ा कम होगा, यहाँ थोड़ा और कम होगा, तो जो फॉरबिडन बैंड होगा इनका विड्थ कम होगा। क्योंकि अगर आप देख सकते हैं अगर आप ऐसे यहाँ पर यूँ बनाएंगे इसको तो ये बहुत ही कम आएगा विड्थ, इससे तो कम ही आएगा ना। तो फॉरबिडन बैंड का विड्थ होगा वो कम होगा और अलाउड बैंड्स का विड्थ इंक्रीज होगा। तो ये हमें ग्राफ से पता लगा। तो ये दो चीज़ें तो हमें ग्राफ से पता लग गई। तो ये हमारा केस हो गया। अब ये है हमारा केस नंबर 3। पहला केस क्या था हमारा, जब हमने p टेंड्स टू 0 लिया था। सेकंड में p टेंड इक्वल्स टू 3π/2 जिसके अंदर हमारा एक कर्व हमने देखा और इससे 2 पॉइंट्स को स्टडी करा। अब जो हमारा थर्ड केस है इसको हम देखते हैं। इसके अंदर मैंने क्या करा कि p टेंड्स टू इन्फिनिटी है, मतलब p टेंड्स टू इन्फिनिटी मतलब जो मेरा साइन अल्फा है क्या हो जाएगा 0 और अल्फा की वैल्यू +-n π/a एंड जो 2me/h² होता है अल्फा स्क्वायर का वैल्यू 2me/h²। ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में मैंने आपको बताया था कैसे आता है, आप वहाँ देख लेना। तो मैं आपको बस ये ऐसे आप या तो याद कर लेना, वैसे ऐसे याद ही करना है, पर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में बता रखा है कि कैसे ये फॉर्म होता है, देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है।
तो अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब अल्फ़ा का वैल्यू हमारा यहाँ एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो ई का वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाल लिया है, ये आ गया एन स्क्वायर पाई स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m ए स्क्वायर। ठीक है, अब ई का वैल्यू आ गया है यहाँ पर। अब इसके अंदर अब हमें क्या देखना है कि जो हमारा एनर्जी का यहाँ पर वैल्यू आया था, दिस इज़ द एनर्जी फॉर अ पार्टिकल इन इन्फानाइट पोटेंशियल वेल और पार्टिकल इन अ बॉक्स। तो ये जो हमारा मतलब जो P टेंड्स टू इन्फिनिटी वाला ये जो कंडीशन आया है कि ये क्या कह रहा है कि ये जो एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन इन्फानाइट पोटेंशियल वेल, मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पोटेंशियल वेल के अंदर ही हैं कि इन्फानाइट, मतलब वो बाहर इधर कहीं नहीं जा सकते, वो बाउंड है, मतलब पार्टिकल इन अ बॉक्स, दैट इज़ केस ऑफ परफेक्टली बाउंड इलेक्ट्रॉन और पार्टिकल। तो अब आप ये सोचो कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स बाउंड होते हैं तो आपको ये कुछ याद आ रहा है कि ये किस चीज़ का एग्जाम्पल होगा। ये एग्जाम्पल इंसुलेटर्स का हम कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स बाउंड होते हैं, इंसुलेटर्स में कंडक्शन नहीं होती। तो P टेंड्स टू इन्फिनिटी वाला केस कहाँ पर आ गया, इंसुलेटर्स का, और P टेंड्स टू जीरो वाला हमारा कंडक्टर्स का केस देखा था। तो हेंस एनर्जी स्पेक्ट्रम बिकम्स अ लाइन स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट, तो ये भी थोड़ा बहुत ये था। अब इसके बाद आगे एक और कंसेप्ट आता है हमारा कि जो फ्रॉम अलाउड वैल्यूज, अब इसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे हम एक कर्व भी बनाएंगे, तो इसे ध्यान से समझना कि फ्रॉम अलाउड वैल्यूज़ ऑफ के, अब जैसे कि कॉस के था उसकी वैल्यूज़ +-1 ही लाई करेंगी, फिर के की वैल्यू हमने फाइंड आउट करा था कि +-n पाई बाई लाई करेगी। सो वी कैन ऑब्टेन एनर्जी बाउंड्रीज, हम एनर्जी बाउंड्रीज भी निकाल सकते हैं। अब हमें पता है E इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, के का वैल्यू डालेंगे n पाई बाई ए, तो E का बाउंड्री हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, वो आ गया। हेयर के वैल्यूज़ रिप्रेजेंट द बाउंड्रीज ऑफ अलाउड बैंड्स और एनर्जी। तो जो के का ये जो वैल्यूज़ हैं, जो आपने देखा था जब कॉस के +-1 लाई करेगा तो वो अलाउड बैंड्स की बाउंड्रीज को ही बता रहा है, तो के का भी ये कंडीशन होगी फॉर अलाउड बैंड्स और एनर्जीज। ऑल्सो द रीजन ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इन अलाउड एनर्जी रेंज। अब इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा, पर इसका मतलब तो आ गया ना आपको कि ये अलाउड बैंड्स की एनर्जी है, क्योंकि कॉस के की वैल्यू +-1 है, तो के की वैल्यू +-n पे, ये अलाउड बैंड्स की बाउंड्री कंडीशन है। अब ये जो लिखा है यहाँ पर, ऑल्सो द रीजन ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इन अलाउड एनर्जी रेंज, मतलब अलाउड एनर्जी रेंज के अंदर एक डिसकॉन्टिन्यूस हमारा कर्व कैसे बनता है, अब हम उसे देखते हैं। ये तो हमें पता लग गया कि के की वैल्यू +-n पाई बाई है, मतलब अलाउड एनर्जी बैंड की ये बाउंड्री सेट कर रहा है हमारा। पर जो अलाउड एनर्जी रेंज है इसके अंदर भी एक डिसकॉन्टिन्यूटी होती है। अब हम देखते हैं कि वो क्या होती है। सबसे पहले हम इस कर्व को समझेंगे। तो अब हम यहाँ E वर्सेस के कर्व प्लॉट करेंगे, E वर्सेस के कर्व हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे, E वर्सेस के कर्व। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो यहाँ पर था E इज इक्वल टू एच स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप समझ सकते हैं। तो पैराबोला अपवर्ड बनता है, तो यहाँ मैंने आप देखे ध्यान से कि सबसे पहले मैंने डॉटेड ऐसे पैराबोला अपवर्ड यू बना रखा है, ऐसे डॉटेड करके सबसे पहला स्टेप मैंने यही करा था, ऐसे पैराबोला कि कर्व का नेचर मैंने कर दिया। अब इसके बाद क्या के की वैल्यूज़ क्या थी मेरी, पाई बाई ए, 2 पाई बाई ए, 3 पाई बाई ए, n पाई बाई ए था ना, या -पाई बाई ए, -2 पाई बाई ए, -3 पाई, तो ये मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, -पाई बाई ए से लेके पाई बाई ए तक मैं ऐसे जो मेरा कर्व था वो कुछ ऐसे यूँ बनेगा। आप बस इसे ये देख लेना कि जो हमारा एनर्जी का वैल्यू होगा वो कुछ ऐसा होगा। फिर इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कर्व यहाँ है, फिर इसके बाद ये कर्व यहाँ से शुरू नहीं हो रहा, ये कर्व यहाँ से शुरू हो रहा है, तो मतलब ये जो कर्व है यहाँ मतलब खाली स्पेस है, तो ये डिसकॉन्टिन्यूटी अब हम यहाँ देख सकते हैं। तो जो फिर मैंने इसके बाद क्या करा, जब पाई बाई ए से लेके यहाँ पर, तो ऑपोजिट साइड में भी देखो वही कर्व बन रहा है, ये कर्व यहाँ। फिर इसके बाद क्या करा, ऐसे यूँ करा, फिर यहाँ पर भी मैंने क्या करा, ऐसे करके यूँ बनाया 3 पाई बाई ए तक का। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि के की जो वैल्यू है पाई बाई ए, यहाँ पर एनर्जी की दो वैल्यूज़ हैं, E1 और E2। तो अब ये क्यों है, इसको अभी हम आगे समझेंगे। तो हमें इस कर्व से क्या समझना है कि के की एक वैल्यू पर E की वैल्यू 2 क्यों है, ये डिसकॉन्टिन्यूटी का रीज़न क्या है। कर्व तो अगर हम देखें E वर्सेस के, तो पैराबोला अपवर्ड होना चाहिए,
क्योंकि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर है। पर ये ऐसे करके यूँ एक पैराबोला की फॉर्म में ही बन रहा है। आप ये मत सोचिए कि ये ऐसे क्यों बन रहा है, मतलब ये आप ये देखो कि ये पैराबोला बनना था, अब यहाँ ये ऐसे बना, यहाँ कुछ कर वैसे पैराबोला की शेप ही ले रहा था, पर ये डिसकॉन्टिन्यूटी आ गई। तो यहाँ से आप अब देखिए दो हमारी क्वेश्चन राइज होते हैं कि डिसकॉन्टिन्यूटी और जो के की ये वैल्यू है, एक वैल्यू पर दो ई की वैल्यूज़ क्या है, जैसे कि पाई बाई ए पर E1 और E2 हैं, आप देख सकते हैं ये क्यों है, क्या है। और अब आप इसके अंदर जैसे कि कर्व को और ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा ये रीजन था माइनस पाई बाई से पाई बाई के का, तो ये मैंने आपको बताया था कि की कुछ वैल्यूज़ पर हमारी अलाउड बैंड्स के लिए, तो ये फर्स्ट अलाउड बैंड हो गया हमारा। फिर माइनस पाई बाई पाई से लेकर 2 पाई बाई का, ये सेकंड अलाउड बैंड हो गया। ऐसे ही थर्ड अलाउड बैंड हो जाएगा। और ये फॉरबिडन गैप, और फॉरबिडन गैप जैसे कि यहाँ मैंने E2 माइनस E1 डेल्टा ई, तो ये हमारा क्या डिनोट कर रहा है, बैंड का गैप। अब ये आपको कर्व थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। अब इसके बाद मैं अब ये कर्व आपको और अच्छे से समझ आएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। अब आपको ये कर्व अच्छे से समझ में आएगा इसके देखने के बाद। अब आपको याद है कि जो हमारा श्रोडिंगर की जो वेव इक्वेशन होती थी, जब हम उसको सॉल्व करते थे तो साई ऑफ एक्स क्या आता था, ई टू द पावर प्लस माइनस आयोटा के एक्स। अब हमें पता है कि के की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस पाई बाई या प्लस माइनस एन पाई बाई तक है। तो अभी हम उतने ही रीजन का देख रहे हैं, इतने ही तक का रीजन का देख रहे हैं, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस पाई बाई। सो द वेव ट्रैवलिंग इन वन डायरेक्शन से प्लस एक्स इज रिफ्लेक्टेड एट बाउंड्री एंड देन ट्रैवल्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब कि ये बाउंड्री पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रही है, और अगर ये यहाँ जा रही है तो ये वहाँ पर भी इक्वल जा रही है। मतलब ये रिफ्लेक्ट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में भी वैसा ही नेचर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा ऐसा है तो यहाँ पर भी आप ऐसे ही समझ लेना, वही नेचर आ रहा है, इस लाइन का यही मतलब है, ठीक है। ये हमें समझ में आ गया। अब सो टू ट्रैवलिंग वेव्स गिवन। सो अब आपको क्या पता लगा कि जो हमारा दो वेव्स जनरेट हो रही हैं, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। सो जो टू ट्रैवलिंग वेव्स हमारी जनरेट हुई हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, आप देख सकते हैं कि फाई वन ई टू द पावर आयोटा पाई बाई एक्स और फाई टू साई टू, क्योंकि जो हमारा के की वैल्यू यहाँ पर प्लस माइनस पाई बाई है, तो साई टू ये के की वैल्यू माइनस पाई बाई जब पुट करेंगे तो माइनस आयोटा पाई बाई ए एक्स आ गया। तो दो ट्रैवलिंग वेव्स का इक्वेशन आ गया। अब ये जो दो ट्रैवलिंग वेव्स है कैन सुपर इम्पोज करेंगी इन टू वेज। सबसे पहले तो इनका एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो जब हम इनका एडिशन करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 2 cos पाई बाई एक्स, और जब हमें सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को तो रिजल्ट आएगा हमारा 2 आयोटा साइन पाई बाई एक्स। अब आपको ये पता है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होता है, साई स्क्वायर, ठीक है। तो जब फॉर पॉजिटिव आयन केस आप देख सकते हैं कि जो साई प्लस स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्टली और उसमें कॉस स्क्वायर पाई बाई एक्स, तो पॉजिटिव आयन केस, न्यूक्लियस और एंटी इलेक्ट्रॉन केस। और जो ये साई हमारा नेगेटिव है केस इलेक्ट्रॉन वाला, इसके अंदर क्या हो जाएगा, साई स्क्वायर जब हम करेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमें फाइंड आउट करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर पाई बाई एक्स, ये फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो जब हम ये कर्व प्लॉट करेंगे तो कॉस स्क्वायर पाई बाई एक्स का कर्व ये हो गया, तो ये प्लस वाला है, और साइन स्क्वायर पाई बाई एक्स का ये वाला कर्व हो गया है। तो यहाँ मैंने इसको माइनस से भी यहाँ पर ऐसे साइन स्क्वायर से डिनोट कर दिया है। तो अब इसके अंदर आपने क्या देखा कि जो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लोअर एट द पोजिशंस ऑफ एक्स, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल इज हायर। तो जो हमारा साई फाई प्लस स्क्वायर इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है इससे, तो हमें ये पता लगता है। तो इसके अंदर हमें क्या पता लगा कि जो इसका प्रोबेबिलिटी है वो इससे ज़्यादा है, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इससे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज़ लोअर एट द पोजीशंस ऑफ एक्स। यहाँ पर एक्स की वैल्यू मतलब कुछ ये है इसके लिए, पर इसके लिए 1 है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपने ये देखा, ओ सॉरी ये यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा, ओ सॉरी ये तो स्क्वायर है ना, नहीं ठीक था, ये यहीं 0 होगा क्योंकि ये कर्व जो है ऊपर ही बनेगा। हाँ तो ये कर्व ऐसे बन गया आपका,
तो आपने ये देखा कि जो साई प्लस का जो प्रोबेबिलिटी है वो इससे ग्रेटर है। अब ये कैसे एक्सप्लेन करता है, तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो 5+2 है ये हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ किसी एंटी इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है। तो अब आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर ये हमारा लोअर एनर्जी बैंड और ये अपर बैंड है, ये लोअर बैंड है, ये अपर बैंड है, तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम लोअर बैंड टू अपर बैंड, मतलब अगर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, साई माइनस स्क्वायर, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होगी साई प्लस स्क्वायर, आप ये कह सकते हैं। और इससे हमारा क्या जस्टिफाई हो जाएगा कि एक ही के वैल्यू पर दो वैल्यूज़ हो सकती हैं। हाँ, हो सकती है, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन जंप कर गया पर उसकी एनर्जी, मतलब एक ही वैल्यू पर अपर बैंड में वो जंप करा, पर एग्जिस्ट जो उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से हमें पता लगा कि ये वैल्यूज़ एक ही के की वैल्यू पर, क्योंकि अब आप देखेंगे यहाँ पर मैंने के को यहाँ पाई ही लिया है और ये आपने देखा कि ये ग्रेटर था इससे, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये ग्रेटर क्यों आया। ये ग्रेटर क्यों आया क्योंकि ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी को बता रहा है, और ये लेस इसलिए आया क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी को बता रहा है, तो हमने जस्टिफाई हो गया। तो इससे हमारा ये पता लग गया कि ये एक ही के की वैल्यू पर दो वैल्यूज़ आई हैं ई की, और इससे हमें डिसकॉन्टीन्यूटी का भी पता लग गया। और इससे हमें क्या पता लगा, फॉरबिडन गैप। तो ये जो हमारा ये था इतना सा रीजन, ये फॉरबिडन गैप हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन जंप करके जा रहा है, तो यहाँ ये डिसकॉन्टीन्यूटी, जहाँ पर भी हमारा कर्व डिसकॉन्टीन्यूअस होगा वो हमारा अलाउड बैंड होगा ही नहीं, ये तुम्हें पता ही है। तो वो क्या होगा, अगर अलाउड बैंड नहीं है वो फॉरबिडन बैंड होगा। तो फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन बैंड, कुछ भी हम कह सकते हैं। यहाँ E2-E1 डेल्टा ई बैंड गैप। तो ये वाले कर्व को हमने समझा। तो ई वर्सेस के कर्व में ये पैराबोला, तो यहाँ हमने ऐसे यू नेचर देखा कि प्लस माइनस पाई बाय के वही ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर सेम, तो सुपर इम्पोज करेंगी। फिर हमने 5+5- की प्रोबेबिलिटी को देखा कि एक ही के वैल्यू पर दो वैल्यू, इसलिए क्योंकि ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है ये बताता है और इसकी प्रोबेबिलिटी ये बताता है, इसलिए इन दोनों का एक ही के वैल्यू पर आया। और यहाँ पर वैल्यूज़ एनर्जी अलग अलग है, क्योंकि मैंने आपको बताया इसकी एनर्जी हायर है, इसकी एनर्जी लोअर है, वो आप यहाँ से समझ गए हैं, यहाँ पर आपने देख लिया है। तो बस यही था। और आपको इससे क्या पता लगा, इसका डिसकॉन्टिन्यूटी पता लग गया। और ये क्या, अगर जहाँ हमारा कर्व डिसकॉन्टिन्यूस होता है मतलब फॉरबिडन बैंड, और जहाँ हमारा कर्व कॉन्टिन्यूस होता है मतलब अलाउड बैंड। तो ये जो E2-E1 था ये हमारा डेल्टा ई, ये बैंड गैप को डिनोट करता है। तो ये हमने केस देखा ई वर्सेस के में। तो यही थे हमारे एसेंशियल फीचर्स जो अभी हमने यहाँ पर यूँ देखे अच्छे से। तो ये ई वर्सेस के जो हमारे डायग्राम था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारे एसेंशियल फीचर्स और क्रॉनिक पेनी मॉडल ख़त्म होते हैं। इसके बाद अब हम करेंगे ब्रिलियन जोन्स, उसकी भी एक वीडियो आएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं।